Well, the countdown to the union budget has begun, and here's what you should know about one of the biggest events of the year. Finance Minister Nirmala Sitharaman will be presenting the union budget on February 1st of 2023. The union budget will be for financial year 2024 and will be presented at around 11 a.m. इट इज दैट टाइम ऑफ द ईयर अगेन। आज फिर से देश उम्मीदों, सवालों और चिंताओं की भावनाओं में गिरफ्त है और इवन मीम्स भी बनाने हैं। ऑन अ सीरियस नोट, कहीं ना कहीं आप, मैं और देश का हर एक नागरिक फरवरी 1 के अनाउंसमेंट से प्रभावित होता है। 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले का ये आखिरी फुल फ्लेजेड बजट होगा और लोगों की एक्सपेक्टेशन शायद उसको मद्देनजर रखते हुए नो डाउट ज्यादा है। आपने भी कहीं ना कहीं वर्क प्लेस में, पैंट्री में, अपने कलीग से या डाइनिंग टेबल पर अपने फैमिली से कुछ ना कुछ तो डिस्कस किया होगा, नहीं? देखा जाए तो ये इवेंट इंडिया में एक मेगा इवेंट है। लोग बजट के 2 हफ्ते पहले से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसको डिस्कस करते हैं और 2 हफ्ते बाद तक अब हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में विचार करते हैं। इस बजट का बैकड्रॉप पिछले बजट के कंपैरिजन में काफी अलग है। आज भारत बहुत ही इंटरेस्टिंग पड़ाव पर है। And I have a feeling in my heart that India is in a position to be not only one of the greatest global economies, destined to be more powerful, more productive, and lasting longer than the United States on top or China on top. एक तरफ है जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से फैल रहा पेसिमिज्म और दूसरी तरफ है भारत की बढ़ती हुई एस्पिरेशनल इकोनॉमी। जहां बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी ठप होती हुई नजर आ रही है, वहां हमारी इकोनॉमी ने स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस दिखाई है। इस एडवर्स ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी ग्रोथ में सस्टेनेबिलिटी कैसे लाएं? बजट 2023 से जुड़ी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन शायद यही होगी कि कैसे इस इंडिया स्टोरी को और भी मजबूत बनाया जाए। और जाहिर है बजट तक स्टॉक मार्केट इससे जुड़ी डेवलपमेंट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करेगा। इसलिए बजट 2023 तक इन्वेस्टर्स के इमोशंस बिल्कुल ही स्टॉक मार्केट की तरह होंगे, वॉलेटाइल, लेकिन एक चुटकी कॉशन के साथ। तो चलिए आज के इस बजट 2023-24 प्रीमियर वीडियो में ये जानते हैं कि स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स की आखिर इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और ऐसी कौन सी अनाउंसमेंट्स हैं जो इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकती हैं। हर साल की तरह इस साल भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर अपनी आस टैक्स स्लैब्स के रिडक्शन और रिवीजन में लगाए बैठा है और इस साल तो और भी कन्विक्शन के साथ, क्योंकि पिछले साल यही ईमानदार नागरिक हैं जिन्होंने टैक्स पे करके अपनी ड्यूटी निभाई है, लेकिन साथ ही बढ़ते इन्फ्लेशन का सामना भी किया है। मिडिल क्लास का प्रेशर्स को मैं समझ पा रही हूं। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद मिडिल क्लास, सो आई नो। फाइनेंस मिनिस्टर मिस सीतारमन से उम्मीद की जा सकती है कि वो हमारे मिडिल क्लास टैक्स पेइंग सिटीजन्स के लिए इस बजट में पर्सनल टैक्स स्लैब्स में कुछ रिलीफ ऑफर करें। कहा जा रहा है कि बढ़ते कॉस्ट ऑफ लिविंग को नजर रखते हुए इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक किया जा सकता है। प्लस टॉप टैक्स ब्रैकेट में आने वाले टैक्स पेयर्स को 30% की जगह 25% टैक्स करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। इंटरेस्टिंगली, एक डिसीजन जो लोगों की सेविंग हैबिट के साथ साथ हमारे वाइब्रेंट स्टॉक मार्केट को भी बूस्ट दे सकता है, वो है सेक्शन 80C के अंडर आ रही इन्वेस्टमेंट लिमिट को 1.5 लाख से 2.5 लाख तक एनहांस करना। ये मूव लोगों को मोटिवेट कर सकता है इक्विटी लिंक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। लास्टली, हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स और दूसरे एसेट ओनर्स जैसे कि इक्विटी, कैश एंड डेरिवेटिव्स, डेट और गोल्ड के लिए भी एक हेल्प आ सकती है बजट 2023 में। एक रिकमेंडेशन जो कई सालों से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स दे रहे हैं वो है कि इन पर इनकम क्लासिफिकेशन को रिस्ट्रक्चर करके इन्वेस्टर्स के लिए सिंप्लीफाई कर दिया जाए। कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन से आ रही इनकम को कई कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि स्पेक्युलेटिव इनकम और नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम, जो बेसिकली सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स और कमोडिटीज की डिलीवरी लेने या ना लेने पे आधारित है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को इन्वेस्टर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए टैक्स स्ट्रक्चर्स और होल्डिंग पीरियड्स को अच्छे से रैशनलाइज करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स तो है ही। डेट इंस्ट्रूमेंट्स या डेट म्यूचुअल फंड्स के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म में STCG टैक्स एसेट्स या सिक्योरिटीज को 36 मंथ्स के अंदर सेल करके जो प्रॉफिट कमाया जाता है उस पर लगता है। और सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी कि LTCG टैक्स सिक्योरिटीज को 36 मंथ्स के बाद कैश इन करने पे जो गेन्स जनरेट होते हैं उस पर लगता है।
आज की तारीख में डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे LTCG पे 20% का टैक्स रेट प्लस सरचार्ज एंड सेस विद इंडेक्सेशन बेनिफिट्स एप्लीकेबल है। इंडेक्सेशन एक प्रोसेस है जिससे इन्वेस्टर्स अपने कैपिटल गेन्स टैक्स का अमाउंट कम कर सकते हैं। इसके जरिए इन्वेस्टर्स अपने रिटर्न्स को इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि कुछ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल टैक्स रेट्स डिफर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे 10% टैक्स रेट ऑन प्रॉफिट्स एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज एप्लीकेबल है, पर इन फंड्स पर इन्वेस्टर्स को कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। प्लस ये होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे भी काफी ज्यादा वेरी करता है, स्पेशली अगर हम डेट फंड्स और इक्विटी रिलेटेड फंड्स की बात करें तो। जायज है कि इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं अलग अलग टैक्स रेट्स को समझने में और मॉनिटर करने में कंफ्यूजन होती है, और इसलिए गवर्नमेंट को इन्हें स्ट्रीमलाइन और सिंप्लीफाई करने की सख्त जरूरत है। वेराज इक्विटी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 15% प्लस सरचार्ज और सेस के रेट से टैक्स्ड होते हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का सजेशन ये भी है कि वो STCG के लिए 1 लाख रुपीस का एग्जेम्पशन लिमिट लाएं, ठीक LTCG की तरह। और अगर हम टैक्स रेट्स की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हर कोई चाहेगा कि LTCG और STCG दोनों ही टैक्स रेट्स को रिड्यूस किया जाए। हमारी यही आशा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स को लेकर आगे बढ़ें ताकि लोग स्टॉक मार्केट्स के द्वारा इकोनॉमी की ग्रोथ में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट हों। लेकिन क्या टैक्स रिलीफ ही एक एवेन्यू है जिसके जरिए एक इन्वेस्टर बजट से अफेक्ट होता है? नहीं ना। हम देख ही रहे हैं कि कितने स्टॉक्स बजट की एक्सपेक्टेशन से बढ़ रहे हैं। आपने भी तो नोटिस किया ही होगा। 2024 जनरल इलेक्शंस नजदीक हैं, लेकिन इंडिया के कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि फिस्कल 2024 का ये बजट पिछले बजट्स की तरह ही प्रैग्मेटिक होगा, पॉपुलिस्ट नहीं। आने वाला बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज अ ग्रोथ ड्राइवर यूज करना कंटिन्यू कर सकता है, और एक्सपेक्टेड है कि ये मैन्युफैक्चरिंग को और भी ज्यादा बढ़ावा देगा ऑन द लाइंस ऑफ आत्मनिर्भर भारत। आइए देखते हैं कि इंडिया इस बजट से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट का फोकस कौन से सेक्टर्स में होगा और कैसे इंडिया इस बजट के थ्रू दुनिया में चल रहे डेवलपमेंट्स का फायदा उठा सकता है ताकि वो 2022 से 2047 तक के अमृत काल के विजन को पूरा कर सके। क्योंकि ये पीरियड ना ही सिर्फ नेशनल डेवलपमेंट का होगा, पर ये वो नया दौर होगा जहां भारत दुनिया को दिशा दिखाएगा। अमृत काल के आरंभ का समय है। ये अमृत काल एक नए विकसित भारत के निर्माण का कालखंड तो होगा ही, साथ ही भारत इस दौरान विश्व के भविष्य की दिशा तय करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। बढ़ते टैक्स रिसीट्स के कारण आज गवर्नमेंट के पास स्पेस है कि वो आने वाले बजट में अपनी स्पेंडिंग को पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज करें, स्पेशली कैपेक्स। प्लस एक्सपेक्टेड है कि करंट फिस्कल में हमारी इकोनॉमी ने गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। एस्टिमेशंस के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 23 में रियल GDP कुछ 157.6 लाख करोड़ रुपीस का आंकड़ा टच कर सकती है, एज कम्पेयर टू 147.36 लाख करोड़ रुपीस रियल GDP इन फाइनेंशियल ईयर 22। यह है कुछ 7% का ग्रोथ जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमण को हेडरूम देगा अग्रेसिव कैपिटल स्पेंडिंग करने का, जिसमें कई सेक्टर्स को बेनिफिट मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये सेक्टर्स गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली और इवन पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट होंगे। सभी सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज ने बजट 2023-24 से कोई ना कोई मांग की होगी, लेकिन आइए देखते हैं कुछ मेजर सेक्टर्स जिन्हें आने वाले बजट 2023 में इंसेंटिवाइज किया जाएगा, और ऐसे सेक्टर्स जिनको शायद इस बजट में डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग सकती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जो पिछले कई महीनों से लगातार न्यूज में है। ये सेक्टर में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि इसने हमें एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। पिछले बजट में मिस निर्मला सीतारमण ने अगले 3 साल के लिए 400 सेमी हाई स्पीड नेक्स्ट जनरेशन वंदे भारत ट्रेन को इंट्रोड्यूस करने का ग्रैंड प्लान बनाया था, और वो हम आज देख ही रहे हैं कि ट्रैक पर है। लेकिन आने वाले बजट में ये बहुत ही लाइकली है कि गवर्नमेंट एडिशनल 400 नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने की अनाउंसमेंट करेगी। इस मूव के पीछे कहा जा रहा है कि 2-fold रैशनल है। एक, हमारी एग्जिस्टिंग ट्रेन जैसे कि राजधानी और शताब्दी को रिप्लेस करके 180 km/h स्पीड वाली हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लाना, और दूसरा कि आने वाले सालों में इंडिया वंदे भारत ट्रेन को एक्सपोर्ट भी करना चाहती है। इसके अलावा शायद गवर्नमेंट स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत ट्रेन के लॉन्च का और अगले 25 साल में 1 लाख किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को ले करने का प्लान भी अनाउंसमेंट कर सकती है। ये मूव्स आने वाले सालों में हमारे रेलवेज को बिल्कुल ही मॉडर्नाइज कर देंगे। प्लस अहमदाबाद टू मुंबई बुलेट ट्रेन और इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे लाइन से जुड़ी अनाउंसमेंट भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। इन डेवलपमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए सेंट्रल
गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज की तरफ अपने बजट को 1.4 लाख करोड़ से बढ़ा के 1.9 लाख करोड़ रुपीस तक लेकर जा सकती है, जो कि 30% का इंक्रीज होगा। रेलवेज में सिग्नलिंग सिस्टम्स, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ लाइंस, बिल्डिंग न्यू ट्रैक्स, कोचेस और फ्रेट कॉरिडोर्स को एक्सपैंड करना, इन सबसे रिलेटेड कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है। एक और सेक्टर जिसे बजट 2023 में एक बड़ा पुश मिल सकता है वो है हमारा एनर्जी एंड पावर सेक्टर। फिस्कल 2024 का ये बजट रशिया यूक्रेन वॉर के लगभग ठीक 1 साल बाद अनाउंस होने जा रहा है। इस वॉर ने यूरोप के मैप को तो मॉडिफाई कर ही दिया है, लेकिन इसने दुनिया की एनर्जी और रिसोर्स सप्लाई चेन को भी पूरी तरह से डिस्टर्ब करके छोड़ा है। प्लस इसने क्लाइमेट चेंज के खिलाफ ग्लोबल फाइट को भी वीकन कर दिया है। लेकिन आज इंडिया एक यूनिक पोजिशन पर है जहां उसकी जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्किल्ड मैन पावर एबिलिटी और स्केल ऑफ एक्सपेंशन उसे एक पोटेंशियल एक्सपोर्ट इकोनॉमी करने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि वो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन गैप्स को फिल कर सकें। सप्लाई चेन गैप्स को फिल करने के लिए बढ़ती हुई एक्सपोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी, बढ़ते एक्सपोर्ट्स यानी कि बढ़ता मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ता मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बढ़ती पावर और एनर्जी नीड्स। प्लस आज सौभाग्य स्कीम के तहत गवर्नमेंट हर एक गांव को ग्रिड पे लाने की कोशिश कर रही है। इसलिए देश की एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत ही अहम मुद्दा बन चुका है आज इंडिया के सामने, जो इस आने वाले बजट में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। 2007 के कंपैरिजन में इंडिया का कोल कंजम्पशन आज डबल हो चुका है और इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का एस्टिमेट है कि कोल का कंजम्पशन इंडिया में एटलीस्ट 2025 तक तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें से 92% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूटिलाइज होने वाला है। लेकिन क्लीनर फ्यूल के स्ट्रॉन्ग एडवोकेट होने के कारण भारत आज नॉन फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल सोर्सेज से अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने में भी हेविली इन्वेस्ट कर रहा है और इनफैक्ट बाहर से भी इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रहा है। पावर मिनिस्ट्री के मुताबिक 2030 तक इंडिया की एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी करंट 409 गीगावाट से बढ़कर 800 गीगावाट टच होने की पूरी संभावना है, जिसमें से 500 गीगावाट से भी ज्यादा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से जनरेट होगा। और जाहिर है ये टारगेट्स पूरा करने के लिए गवर्नमेंट आने वाले बजट में पावर और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कोई ना कोई अनाउंसमेंट जरूर करेगी। लेकिन जब एनर्जी जनरेशन होती है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी व्यवस्थाएं क्रिएट करना जरूरी हो जाता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर। पावर मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्ट्री से अपनी दरखास्त जारी कर दी है कि वो आने वाले बजट में उनकी फ्लैगशिप रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी कि RDSS के लिए बजट आउटले को 15,000 करोड़ रुपीस तक बढ़ाकर डबल कर दें। इस स्कीम के अंडर पावर मिनिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा हाउसेस को कनेक्ट करना चाहती है और वो भी स्मार्ट मीटर्स के साथ। प्लस इंटरेस्टिंगली हमने पिछले 1-2 साल में देखा है कि किस तरह गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स ने सोलर पैनल और EV के लिए जरूरी बैटरीज से जुड़ी कंपनीज को मोटिवेट किया है। इसलिए ग्रीन और क्लीन एनर्जी से भी गवर्नमेंट ऐसी कुछ PLI स्कीम्स फिर से लेकर आ सकती है, जहां वो इस बार इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में कंसंट्रेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की जिसको भी हमने रिसेंटली एक बड़े ही डिटेल्ड वीडियो में कवर किया था। यह है सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री। इंडिया में सेमीकंडक्टर कंजम्पशन अगले 4 सालों में यानी कि 2026 तक 19% पर एनम के रेट से ग्रो होने वाला है। कंजम्पशन स्टोरी तो स्ट्रांग है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का क्या इंडिया हमेशा बाकी देशों पे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स के सप्लाई के लिए डिपेंडेंट रहना अफोर्ड कर सकता है? शायद नहीं। और सेमीकंडक्टर्स की इस क्रिटिकल इंपॉर्टेंस को सभी कंट्रीज एक्नॉलेज करते हैं। दुनिया आज कन्वेंशनल वॉर के साथ साथ एक चिप वॉर में भी उलझी हुई है, जिसको हमने हमारे वीडियो में बड़ी डिटेल में कवर किया है। एक बात तो तय है, इंडिया के पास ये मेक और ब्रेक अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना नाम के गैप को फिल कर सके और इसके लिए बजट 2023 एक बड़ा ही सही समय पे आके खड़ा हुआ है। चाइना में लेटेस्ट कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से वहां पर हो रही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज हॉल्ट पर हैं। इंडिया को इसी बात का फायदा उठाते हुए ना ही सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए पर ग्लोबल एक्सपोर्ट की तरफ भी अपना फोकस शिफ्ट करना चाहिए, जिसके लिए उन्हें रिसेंटली अनाउंस 76,000 करोड़ रुपीस की PLI स्कीम के अलावा और भी एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपोनेंट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर स्कीम को एडिशनल ईयर्स से एक्सटेंड करना गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी होना चाहिए और आशा की जा सकती है कि वो इसको आने वाले इस बजट में एड्रेस करेंगे। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT भी एक इंसेंटिव स्कीम लेकर आ रहे हैं, जिसके थ्रू वो लगभग 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है स्मार्टफोन्स, सर्वर्स और पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज करे जाने वाले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। और ये बहुत
बहुत ही बड़ा फैक्टर हो सकता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने में, जो आगे जाके एप्पल जैसे जायंट्स को अट्रैक्ट करने में मदद कर सकता है। 3 और सेक्टर्स जो इस बजट में भी सेंटर स्टेज ले सकते हैं वो है रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस। इंडिया में अर्बन डेवलपमेंट पे फोकस करने वाली कई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मेट्रो रेल एंड रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्मार्ट सिटीज मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन या फिर अमृत मिशन एटसेट्रा के सक्सेसफुल रोल आउट के बाद गवर्नमेंट आने वाले बजट में इनका मोमेंटम बढ़ाने पे फोकस कर सकती है। प्रीवियसली इग्नोर्ड अर्बन सर्विसेज जैसे कि वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज को इस बजट में काफी इंपॉर्टेंस दी जा सकती है। प्लस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग को एक बूस्टर डोज मिलने की एक्सपेक्टेशन भी है। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि गवर्नमेंट आने वाले बजट में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की ओर अपना स्पेंडिंग 15% से इंक्रीज करेगा। इसके अलावा रशिया यूक्रेन का ऑनगोइंग वॉर, चाइना और पाकिस्तान जैसे नेबरिंग कंट्रीज के साथ बॉर्डर पे टेंस रिलेशंस और साथ ही इंडिया का बढ़ता ग्लोबल स्टैचर गवर्नमेंट को प्रॉम्प्ट कर सकता है डिफेंस स्पेंडिंग को लेवल अप करने के लिए। इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले बजट में डिफेंस को 6.6 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेशन मिल सकता है, जो कि लास्ट ईयर के एलोकेशन के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 26% की ग्रोथ है। रेफरेंस के लिए लास्ट ईयर के बजट में डिफेंस का एलोकेशन लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपीस का था, जिसका पिछले कुछ सालों से बजट में हाईएस्ट मार्केट शेयर रहा है। अब ये तो रहे वो सेक्टर्स जो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं एज फार एज बजट इज कंसर्न्ड। इनफैक्ट बाकी और भी सेक्टर्स हैं जहां गवर्नमेंट अपना अटेंशन दे सकती है, लेकिन गवर्नमेंट अगर कहीं अपनी स्पेंडिंग बढ़ा रही है तो जाहिर है कहीं ना कहीं बजट तो कट करेगी ही। नहीं, हम भी तो हमारे पर्सनल बजट को ऐसे ही मेंटेन करते हैं। अगर इस महीने हमने नया फोन बाय किया तो हम शायद बाहर का खाना कम खाएंगे, क्योंकि इनकम तो सेम ही है लेकिन एक्सपेंस बढ़ गया है। ये गैप यानी कि डेफिसिट को कैसे न कैसे फिल करना ही होगा। ठीक उसी तरह गवर्नमेंट भी फूड और फर्टिलाइजर में जारी $17 बिलियन की सब्सिडीज को रोक सकती है। फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज का लास्ट ईयर के टोटल बजट का 1/8 हिस्सा था। फूड सब्सिडीज को विड्रॉ करना गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बोल्ड मूव हो सकता है, गिवन कि ये एक पॉलिटिकली सेंसिटिव डिसीजन साबित हो सकता है जो उन्हें इलेक्शंस में नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 24 के बजट में फूड सब्सिडीज को 2.3 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेशन मिलेगा एज कंपेयर टू पिछले साल में एलोकेटेड 2.7 लाख करोड़ रुपीस। एंड ऑन द सेम लाइंस फर्टिलाइजर सब्सिडीज के लिए एलोकेशन भी गिरकर 1.4 लाख करोड़ रुपीस हो जाएगा, जो कि लास्ट ईयर बजट में 2.3 लाख करोड़ रुपीस पे था। और इसलिए इन्वेस्टर्स को इनसे जुड़ी कंपनीज को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। लेकिन 100 बात की एक बात, ये तो सर्टेन है कि इंडिया की स्ट्रक्चरल और इकोनॉमिक ग्रोथ की थीम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गवर्नमेंट को इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को टेम करने पर भी फोकस करना होगा। गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो फिस्कल डेफिसिट को 6.4% तक लेकर आ जाएं। ये नंबर जरूर 4 से 4.5% के एवरेज से ज्यादा है, लेकिन पैंडेमिक के चलते गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ी थी और इनकम तो ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट बंद ही हो गई थी, जिसके कारण एक टाइम पे फिस्कल डेफिसिट का रेशियो 9.3% के पीक तक पहुंच गया था। जहां ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन की ओर तेजी से बढ़ रही है, ये बजट इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि अगर आने वाले समय में ये बजट हमारी एस्पिरेशंस को मैच करने में कामयाब होता है तो इस वॉलेटाइल एनवायरनमेंट के बावजूद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इंडियन इकोनॉमी को स्टीयर करने में सक्सेसफुल हो जाएंगी। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बजट 2023 से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आपको पता है कि हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.